गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। श्रीधराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र दिया, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, या इसे द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो श्रीधराचार्य ने क्या सूत्र दिया था द्विघात समीकरण को हल करने के लिए? तो श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र श्रीधराचार्य ने दिया था द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। इसी सूत्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? द्विघात सूत्र के नाम से। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोगों को श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा हल करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस दिए गए समीकरण की तुलना हम लोग व्यापक रूप से करेंगे तो हम लोग को a, b और c का मान मिल जाएगा। जैसा कि सूत्र से स्पष्ट है कि इस सूत्र द्वारा समीकरण को हल करने के लिए हम लोग के पास a, b और c का मान होना जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर सबसे पहला काम यही करते हैं। तो देखिए, a का मान कितना मिलेगा 2, b का मान कितना मिलेगा -3 और c का मान कितना मिलेगा -5। अब हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो सूत्र क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करते हैं। तो -b, माइनस की जगह माइनस रख देते हैं और b की जगह -3, फिर यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू -5 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 3 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 पचे 40, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 40 कितना हो जाएगा 49, बटा नीचे कितना हो जाएगा 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 है, तो जब 49 करड़ी से बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा और बटा 4, ये निकला x बराबर 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह है, प्लस माइनस दोनों है। एक बार हम लोग यहाँ धनात्मक चिन्ह लेकर के x का मान निकालेंगे और एक बार यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेकर के x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग धनात्मक चिन्ह लेने पर और यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। देखिए, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7 और नीचे अपॉन 4। तो अब यहाँ हो जाएगा 7 और 3 10 बटा 4। तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बटा 2, ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर लिखेंगे 3 - 7 अपॉन 4।
3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा अपॉन 4। तो जब 4 को 4 से कैंसिल करेंगे और यहाँ माइनस साइन है तो x इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी -1। तो क्या हल मिल गया द्विघात समीकरण का, 5/2 और -1। इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए द्विघात समीकरण को सिद्धाचार्य विधि से, सिद्धाचार्य के सूत्र द्वारा हल कर लिया। तो देखिए, सिद्धाचार्य के सूत्र द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप लोग को 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो दिया गया समीकरण है उसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करके a b c का मान निकाल लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो सूत्र है उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। और तीसरा काम ये करना है कि एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर सॉल्व करना है और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.4 में दिया गया है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चन दिया है उसको द्विघात सूत्र, मतलब जो सिद्धाचार्य ने सूत्र दिया था उसका प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप लोगों को हल करना बताया गया है वैसे आप लोग 1 से 5 तक सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6वां दिया है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का मतलब भी क्या हुआ कि इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। और इन दोनों ही क्वेश्चन को पहले आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, उसके बाद आप लोग इसको द्विघात सूत्र द्वारा सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, वही इसका मूल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सिंप्लीफाई करके यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया गया है। अब आपको इसको द्विघात सूत्र द्वारा हल कर लेना है। ऐसे ही ये सेकंड वाला था इसका पार्ट 6वें का, इसको भी एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा। अब आप लोग को इसको द्विघात सूत्र द्वारा हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग पहले भी करते आए हैं। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसके बाद इस दिए गए क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया रहता है उसकी सहायता से हम लोगों को समीकरण बनाना रहता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना रहता है। तो देखिए 7वां प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो रहमान की वर्तमान आयु हम लोग x वर्ष मान लेंगे, इसके बाद 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब x में से 3 घटा देंगे और 5 वर्ष बाद की आयु मतलब x में 5 जोड़ देंगे। मतलब जब हम लोग रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी x - 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष। अब प्रश्न में कहा गया है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु के व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, जैसे अगर a है और a का व्युत्क्रम पूछा जाए तो क्या होगा 1/a। तो उसी प्रकार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा, x - 3 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x - 3 और 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु है उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x + 5 और दोनों का योग कितना दिया है 1/3। जब हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो देखिए एक इक्वेशन बनेगा x² - 4x - 21 = 0। अब इसको आप लोग हल कर लेंगे, हल करने के बाद x का 2 मान मिलेगा आप लोग को। जो निगेटिव वैल्यू आएगी x की उसको छोड़ देंगे क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना दिया है 30। तो अगर हम लोग शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक x मान लें तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में से x को हटा देंगे। आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है, जब 2 अंकों का योग या किसी भी 2 चीज़ों का 2 संख्याओं का योग अगर दे दिया हो
30, उसमें से एक संख्या अगर हम मान लेते हैं तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योग में से पहली वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। तो देखिए शेफाली के हम लोगों ने गणित में अंक कितने मान लिए x, तो चूंकि दोनों में प्राप्त अंकों का योग 30 है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, तो अंग्रेजी में अंक निकालने के लिए 30 में से इस पहले वाले अंक को माइनस कर देंगे। तो अब क्या कहा जा रहा है कि जब शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब x+2 अंक हो जाते जब 2 अंक अधिक मिलते तो, और अंग्रेजी में जितने अंक मिले हैं अगर उससे 3 कम मिलते, मतलब 30 - x में से 3 घटा दें तो इन दोनों अंकों का गुणनफल 210 होता है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो ऐसा हम लोगों ने लिख लिया और इसको जब सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने तो इक्वेशन मिला x² - 25x + 156 = 0। ये एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो x का मान मिला 13 और 12, तो दोनों ही मान हम लोग लेंगे। देखिए अगर x बराबर 13 लेंगे इसका मतलब गणित में शेफाली के अंक कितने होंगे 13, और अंग्रेजी में अंक निकालने के लिए 30 में से 13 माइनस कर देंगे। और अगर हम लोग x की वैल्यू 12 लेते हैं तो गणित में अंक 12 हो जाएंगे और अंग्रेजी में अंक निकालने के 30 में से 12 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने पर ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आयताकार खेत का विकर्ण है और जो आयताकार खेत की बड़ी भुजा है दोनों ही छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। मतलब कि अगर हमको छोटी भुजा पता हो या हम लोग छोटी भुजा मान लें तो अगर छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे तो वो आयताकार खेत का विकर्ण हो जाएगा, और अगर छोटी भुजा में 30 जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा मिल जाएगी। तो हम लोग क्या मानेंगे, मान लेंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है x मीटर। तो देखिए ये एक आयताकार खेत है जिसको हम लोगों ने ABCD नाम दे दिया। इसमें जो छोटी भुजा AB है हम लोगों ने उसको क्या मान लिया x मीटर। तो बड़ी भुजा BC कितनी हो जाएगी x + 30, क्योंकि ऐसा प्रश्न में दिया है, और विकर्ण AC कितना हो जाएगा x + 60 मीटर, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब हम लोग ये जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश, तो कोण B भी कितना होगा 90 अंश। तो अगर देखा जाए तो ABC जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक इक्वेशन मिलेगा x² - 60x - 2700 = 0। तो ये जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकल जाएगा तो उस x के मान की सहायता से हम लोग BC जो बड़ी भुजा थी और AB जो छोटी भुजा है इन दोनों का मान निकाल के आंसर बता देंगे। 11वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पहले बताया जा चुका है। बस अंतर ये है कि जो पहले जहाँ पे इक्वेशन आप लोगों को बताया गया है वहाँ पे 2 चर में इक्वेशन बनाना था, और यहाँ पे आप लोगों को केवल 1 चर में द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदलना है। तो इसको भी आप लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 करने की, और बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।